नमस्कार बोधलोक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैसे ज़रा कल्पना कीजिए, आज जब हम दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सीधे अमेरिका या फिर चीन का नाम आता है। बिल्कुल, सबसे पहले यही नाम आते हैं, है ना। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र था, वो केवल एक उपमहाद्वीप था, और वो था हमारा भारत। और कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, उसके अध्याय 4 भारत में औपनिवेशिक काल, उस पर आधारित आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और थोड़े स्याह सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। और वो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे अमीर देश, जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, वो रातों रात एक कंगाल और शोषित उपनिवेश में कैसे बदल गया। बिल्कुल, ये सफर सिर्फ कोई आम सत्ता परिवर्तन का नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लूट की कहानी है। सही कहा आपने। और देखिए, जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए इतिहास पढ़ते समय इस लूट के कार्यप्रणाली को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम इतिहास को बस तारीखों और युद्धों की एक नीरस सूची मान लेते हैं। हाँ, कि बस रट लो कि कौन सा युद्ध कब हुआ। बिल्कुल, लेकिन असली चुनौती ये रटना नहीं है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। असली चुनौती ये समझना है कि उस युद्ध के बाद बंगाल के टैक्स सिस्टम में या राजस्व तंत्र में क्या बदलाव आए। जब हम घटनाओं के पीछे के क्या और क्यों का विश्लेषण करते हैं, तब जाकर इतिहास सच में एक जीवंत विषय बनता है। बहुत सही बात है। तो चलिए आज इसी तंत्र को डीकोड करते हैं, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और शिक्षा को जड़ से हिला दिया। तो इससे पहले कि हम भारत पर हुए कब्जे की कूटनीति पर आएं, मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। आखिर 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि पूरे यूरोप के नाविक, व्यापारी और राजा अचानक भारत पहुंचने के लिए इतने बेताब हो गए? वे हजारों किलोमीटर का खतरनाक समुद्री रास्ता पार करके यहाँ आना ही क्यों चाहते थे? इसके पीछे ना सीधा सा गणित और उस समय की भूराजनीति थी। इसे समझने के लिए हमें औपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म की मूल अवधारणा को देखना होगा। ये केवल व्यापार करने की कोई मासूम सी इच्छा नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? औपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है जहां एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है और फिर वहां की अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति को इस तरह से बदल देता है कि उसका सारा फायदा केवल कब्जा करने वाले देश को मिले। 15वीं सदी के यूरोप में भयंकर प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वहां ठंड बहुत होती थी, तो मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों की भारी आवश्यकता थी। और मजे की बात यह है कि ये मसाले यूरोप में उगते ही नहीं थे। हाँ, मसाले तो भारत और एशिया के देशों में ही मिलते थे। बिल्कुल। इसके अलावा भारत का सूती कपड़ा, मलमल, हाथी दांत और कीमती रत्न, ये सब पूरी दुनिया में विलासिता के प्रतीक थे। यूरोपीय देशों को नए व्यापार मार्ग चाहिए थे, क्योंकि जो पुराने जमीनी रास्ते थे ना, उन पर उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर का नियंत्रण हो चुका था। ओहो, जमीनी रास्ता बंद, तो समुद्र के रास्ते भारत की खोज शुरू। बिल्कुल। और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कोई मामूली बात नहीं थी। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत रोचक फैक्ट है। अगर हम मशहूर आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के शोध को देखें, तो उनके आंकड़े दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। 16वीं और 17वीं सदी में पूरी दुनिया की कुल जीडीपी में भारत का योगदान लगभग 25% था। उस समय दुनिया में पैदा होने वाली कुल दौलत का 1/4 हिस्सा केवल भारत के पास था। और इस 25% के आंकड़े की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। उस दौर में जो वैश्विक व्यापार का संतुलन था, वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका हुआ था। रोम, यूनान और अरब के व्यापारी सदियों से भारत आते थे। वे यहाँ से सामान ले जाते थे और बदले में भारत को सोना और चांदी देते थे, क्योंकि यूरोप के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे भारत को बेच सकें। क्या बात है! दुनिया भर का सोना भारत में आके जमा हो रहा था। बिल्कुल, भारत एक प्रकार से दुनिया का कारखाना था उस समय। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें ना, तो मैं कहूंगी कि उस समय का भारत आज की सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट का एक मिला जुला रूप था, जहां हर कोई व्यापार करने के लिए बेताब था। बहुत अच्छी उपमा दी आपने। लेकिन यही वो बिंदु है जहां कहानी एक दुखद मोड़ लेती है।
इतनी अपार संपत्ति और आर्थिक शक्ति एक तरह से भारत के लिए अभिशाप बन गई। इस दौलत की महक ने यूरोपीय शक्तियों को एक चुंबक की तरह या कह लें एक शिकारी की तरह आकर्षित किया। और इसी आकर्षण के चलते मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डे गामा भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कप्पड़ में उतरा। हाँ, और वास्को डे गामा का आना कोई साधारण व्यापारिक यात्रा नहीं थी। पुर्तगालियों की मंशा बहुत साफ थी। वो केवल व्यापार का हिस्सा नहीं चाहते थे, वे मसालों के व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार यानी मोनोपोली चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो विशुद्ध हिंसा और आतंक का था। इतिहास की किताबों में तो अक्सर वास्को डी गामा को एक महान खोजकर्ता के रूप में ही पेश किया जाता है, लेकिन उनका और पुर्तगालियों का जो असली चेहरा था वो बहुत क्रूर था ना? बहुत ज्यादा क्रूर। व्यापारिक वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने न केवल अरब व्यापारियों के जहाज़ों को डुबाया, बल्कि स्थानीय आबादी पर अमानवीय अत्याचार भी किए। गोवा इंक्विजिशन या गोवा धर्मन्यायाधिकरण इसका सबसे भयावह उदाहरण है। ये इंक्विजिशन ये क्या था एग्जैक्टली? 1560 में शुरू किए गए इस इंक्विजिशन के तहत पुर्तगालियों ने स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह कुचलने का प्रयास किया। ये केवल मंदिरों को तोड़ने तक सीमित नहीं था, स्थानीय भाषाओं को बोलने पर बैन लगा दिया गया। बाप रे। हाँ, लोगों को उनके पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने पर कठोर दंड दिए गए और हजारों लोगों को जबरदस्त धर्मांतरित किया गया। और जो लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को छुपकर मानते हुए पकड़े जाते थे ना, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। ये तो पूरी संस्कृति को खत्म करने का एक सुनियोजित तंत्र था। जी, जो शायद 1812 तक चलता रहा। जी हाँ, किसी न किसी रूप में चलता रहा। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। ऐसा नहीं था कि भारतीय शासक बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे और चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रहे थे। बिल्कुल है। हमारे यहाँ प्रतिरोध की बहुत सशक्त गाथारें भी हैं। बिल्कुल है। जैसे तटीय कर्नाटक के चौटा वंश की रानी अब्बक्का का ही उदाहरण ले लीजिए। जब पुर्तगालियों ने उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी अब्बक्का ने जो रणनीति अपनाई वो बेजोड़ थी। उन्होंने रात के अंधेरे में नारियल के सूखे खोलों में आग लगवाकर पुर्तगाली जहाजों की ओर फेंकवाया। क्या बात है। और चूंकि जहाज लकड़ी के थे, पुर्तगालियों का पूरा बेड़ा धू-धू कर जल उठा। तटीय कर्नाटक के यक्षगान लोक नृत्य में आज भी रानी अब्बक्का की उस वीरता को गाया जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुर्तगालियों तक सीमित नहीं था। जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मसालों पर कब्जा करने के लिए केरला में घुसपैठ की, तब भी उन्हें ऐसे ही कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1741 का कोलाचल का युद्ध सैन्य इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। राजा मार्तंड वर्मा वाला। जी, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मतलब किसी एशियाई क्षेत्रीय शासक द्वारा अपने समय की सबसे बड़ी यूरोपीय ताकत को इस तरह घुटनों पर ला देना इतिहास में बहुत दुर्लभ है। राजा ने डचों के हथियार जब्त कर लिए और डच कमांडर को अपनी ही सेना में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। वाह, पर एक मिनट रुकिए, यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प और बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मैं सोच रही थी, अगर रानी अब्बक्का और राजा मार्तंड वर्मा जैसे शासकों ने पुर्तगालियों और डचों की विशाल नेवी को इतनी बुरी तरह हरा दिया था, बिल्कुल नहीं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में केवल मुट्ठी भर व्यापारी थे, वो पूरे भारत पर कब्जा जमाने में कैसे सफल हो गए? क्या अंग्रेज डचों से ज्यादा ताकतवर थे? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यही सवाल भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को खोलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य ना उनकी तोपों में नहीं था, बल्कि उनके दस्तावेजों, उनकी संधियों और उनकी कूटनीतिक चालाकी में छिपा था। अच्छा। डच और पुर्तगाली जो थे, वो अपनी सैन्य शक्ति और धार्मिक आक्रामकता पर ज्यादा निर्भर थे, जिससे स्थानीय राजा तुरंत उनके खिलाफ हो जाते थे। लेकिन अंग्रेजों की रणनीति बिल्कुल अलग थी। वो बहुत धीमी और साइलेंट थी। जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के साथ ब्रिटिश कंपनी भारत आई, तो उन्होंने सीधे तलवार नहीं उठाई। उन्होंने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में केवल व्यापारिक केंद्र बनाए और स्थानीय राजनीति को बहुत गहराई से समझा। अच्छा, उन्होंने देखा जाए तो मुगलों के पतन और क्षेत्रीय शासकों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया, वही फूट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल, डिवाइड एंड रूल। और इसे केवल एक मुहावरे की तरह नहीं देखना चाहिए। अंग्रेजों ने सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस जैसी चालें चली।
वे किसी राजा के पास जाते और कहते कि देखिए, आपके पड़ोसी से आपको खतरा है, आप हमारी प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना किराए पर ले लीजिए। हाँ, और सेना का खर्च राजा उठाता था। बिल्कुल। और जब राजा वो भारी खर्च नहीं चुका पाता था, तो अंग्रेज दंड के रूप में उसके राज्य का सबसे उपजाऊ हिस्सा हड़प लेते थे। मतलब बिना लड़े ही अंग्रेजों का साम्राज्य फैल रहा था और भारतीय राजा अपने ही खर्च पर अंग्रेजों की सेना पाल रहे थे। बाप रे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे कोई मेहमान आपके घर आए, आपके परिवार के सदस्यों को आपस में लड़ाए और फिर धीरे से पूरे घर का मुखिया बन बैठे। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। एकदम ऐसा ही हुआ। और इसका सबसे क्रूर और लीगल दिखने वाला तरीका था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। हिंदू धर्म में सदियों से मान्यता रही है कि अगर राजा का अपना पुत्र नहीं है तो वो बच्चा गोद ले सकता है। हाँ, दत्तक पुत्र। लेकिन डलहौजी ने इस धार्मिक परंपरा को अमान्य कर दिया और बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी वाले राज्यों को हड़प लिया, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर। और जो बाकी रियासती राज्य बचे, उनके शासक तो भारतीय थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया था। वो बस कठपुतलियां थे। मतलब शासक सिर्फ नाम के और असली ताकत अंग्रेजों के पास। हाँ। एक बार जब उनके हाथ में सत्ता आ गई, तो उन्होंने उस 25% जीडीपी वाले देश का मतलब क्या हश्र किया। 1757 के प्लासी और फिर 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद का घटनाक्रम इसका जवाब देता है। बक्सर के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व या टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। अच्छा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, लेकिन दीवानी अधिकार मिलते ही उन्होंने इस स्वर्ग को नरक बना दिया। वो कैसे? यहाँ हमें संपदा का निकास या ड्रेन ऑफ वेल्थ के तंत्र को समझना होगा। अच्छा। पहले अंग्रेज भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाते थे, लेकिन अब वे बंगाल के किसानों से भारी टैक्स वसूलते और उसी टैक्स के पैसे से भारतीय माल कौड़ियों के भाव खरीदते। हे भगवान, मतलब हमारे पैसे से हमारे ही माल खरीद रहे थे। बिल्कुल। और उसी माल को यूरोप में ले जाकर भारी मुनाफे पर बेचते। भारत से जो भी जा रहा था, उसके बदले ब्रिटेन से कुछ नहीं आ रहा था। शासकों ने निवेश शून्य कर दिया था, सिर्फ भारी टैक्स वसूल रहे थे। ये तो अर्थशास्त्र के इतिहास की सबसे भयानक लूट थी। और इसका जमीनी स्तर पर असर कितना डरावना था, ये 1770 से 72 के भयानक अकाल में दिखता है। प्रकृति ने बारिश नहीं की, फसलें सूख गईं, पर अंग्रेजों ने टैक्स कम करने के बजाय उसे और निर्ममता से वसूला। हाँ, और इस अकाल का जो भयानक रूप था, उसके बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। किसानों को कृषि उपकरण बेचने पड़े, बीज खा लिए और अंत में पेड़ों की पत्तियां खानी पड़ी। बंगाल की 1/3 आबादी, लगभग 1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए। अंग्रेज अधिकारी W. हंटर ने भी इस क्रूरता की निंदा की थी। मतलब 10 गुने दाम पर चावल बेचा गया उस समय। और दादा भाई नौरोजी और RC दत्त जैसे विचारकों ने इसी संपदा के निकास का जिक्र किया है ना। अब एक अमेरिकी इतिहासकार है ब्रूक्स एडम्स। उन्होंने भी कहा था कि कैसे भारत की इस लूट के पैसे से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बिल्कुल। और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसे तोड़ा जाना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि पश्चिमी देशों की प्रगति उनके विज्ञान और इनोवेशन की देन है, लेकिन असली बात यह है कि उस प्रगति का, उन कारखानों का जो ईंधन था ना, वो भारतीय किसानों का खून पसीना था। और इसी लूट का परिणाम था कि आज़ादी आते आते वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से गिरकर मात्र 5% रह गया। सिर्फ 5%। लेकिन मुझे लगता है कि केवल पैसा लूटना उनके लिए काफी नहीं था। इतने बड़े देश पर राज करने के लिए उन्हें भारतीयों के दिमाग पर भी तो कब्जा करना था, है ना? 100%। और इसीलिए उन्होंने भारत की पारंपरिक ग्राम पंचायतों और स्वशासन को नष्ट कर दिया। इसके बाद लॉर्ड मैकाले की 1835 की शिक्षा नीति आई। आपको पता है, उस समय केवल बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक देसी पाठशालाएं और मदरसे थे। 1 लाख से अधिक? हाँ, और उन्हें खत्म कर दिया गया। मैकाले का उद्देश्य ऐसे भारतीयों का एक वर्ग तैयार करना था जो, उसके ही शब्दों में, रंग और रक्त से तो भारतीय हों, लेकिन अपनी रुचियों, विचारों और बुद्धि से अंग्रेज हों। यानी वो भूरे अंग्रेज या ब्राउन इंग्लिशमैन बनाना चाहते थे। पर यहाँ ना मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, थोड़ा क्रिटिकल है। हाँ, पूछिए। क्या हमें ये नहीं मानना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा देकर दुनिया से जोड़ा? मतलब क्या इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को?
देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन हमें समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को सशक्त बनाना बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें सस्ते क्लर्कों और वफादार नौकरों की जरूरत थी। ब्रिटेन से क्लर्क मंगाना बहुत महंगा पड़ता। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत थी। बिल्कुल। जो आधुनिकता आई, या जिन भारतीयों ने अंग्रेजी पढ़कर लोकतंत्र की बात की, वो औपनिवेशिक शोषण का है एक बाई प्रोडक्ट था, एक साइड इफेक्ट था, ना कि उनका मुख्य उद्देश्य। समझ गए। पर इतना सब होने के बाद क्या आम जनता, हमारे किसान और आदिवासी चुपचाप ये सब सहते रहे? क्या बगावत नहीं हुई? बिल्कुल हुई। बगावत की चिंगारियां तो हर जगह सुलग रही थीं। सबसे ज्यादा असर पड़ा जनजातीय समुदायों पर, क्योंकि अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया और आदिवासियों को मतलब आपराधिक जनजाति तक घोषित कर दिया। बाप रे! अपनी ही जमीन पर उन्हें बेदखल कर दिया। हाँ, और इसी के जवाब में 1855-56 का महान संथाल विद्रोह हुआ। सीधो, कान्हों, चांद और भैरों के नेतृत्व में 50,000 संथाल आदिवासी एकजुट हुए और उन्होंने तीर कमान से ब्रिटिश बंदूकों का सामना किया। 50,000, और वो भी तीर कमान से! क्या अदम्य साहस था उनका! बिल्कुल। और सिर्फ आदिवासी नहीं, किसान भी लड़ रहे थे। 1859 से 62 का नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट ले लीजिए, जहां किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों द्वारा जबरन नील की खेती करवाने का पुरजोर विरोध किया। हाँ, क्योंकि नील से जमीन बंजर हो जाती थी। फिर जब 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 में महारानी की घोषणा आई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और वे धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे, तब भी क्या लोग उन पर विश्वास कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय अवध की बेगम हजरत महल ने एक जवाबी घोषणा पत्र जारी करके स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अंग्रेजों के इन वादों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी दूरदृष्टि वाकई कमाल की थी। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये संथाल और ये किसान ही भारत के असली स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि इन्हीं विद्रोहों ने आगे चलकर उस बड़े भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी जो हर प्रतियोगी परीक्षा का एक मुख्य विषय होता है। सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा का अगर हम संक्षेप में सार निकालें तो ये साफ है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने कूटनीति से दुनिया के सबसे अमीर देश को कंगाल कर दिया, हमारी शिक्षा, हमारे समाज को नष्ट किया, लेकिन भारतीय प्रतिरोध की जो आग थी ना, वो कभी नहीं बुझी। बिल्कुल। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं सुनने वाले सभी विद्यार्थियों को सोचने के लिए एक विचारणीय प्रश्न देना चाहूंगा। जी बताइए। आज जब हम विकसित देशों या फर्स्ट वर्ल्ड की चमक दमक देखते हैं और विकासशील देशों या थर्ड वर्ल्ड की गरीबी देखते हैं, तो सोचिएगा जरूर, क्या ये सिर्फ किस्मत और मेहनत का खेल है, या फिर ये इतिहास में हुई उस महालूट का परिणाम है जिसे आज भी ठीक से स्वीकार नहीं किया जाता? बहुत बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है ये। चीजों को बस रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों को समझना ही असली ज्ञान है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी विद्यार्थियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले विस्तृत विश्लेषण में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सवालों के जवाब तलाशते रहिए।